सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी, पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूँ? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो। पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तभी तो इन विधवाओं को लाई हूँ। ये मेघना को सब कुछ समझा देंगी। माँ, ये सब करना क्या जरूरी है? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो, तुम लोग मेघना को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल उतरवाने हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? आशा जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए, मेरी बच्ची ये सहन नहीं कर पाएगी। सब लोग चुपचाप मेघना के साथ होते अन्याय को देख रहे थे। मेघना को सफेद साड़ी पहनाकर चौकी पर बिठा दिया जाता है। नाई मेघना के बाल उतारने के लिए उस तरह निकालता है। बुआ दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अब किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बहू बनकर ही रहना होगा। मेघना रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ ये सब होता देख रहे थे, पर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेघना, भाभी। मेघना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। उसके आंसू सूख रहे थे। उसकी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में था। तभी मोहित तेजी से मेघना की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर की तरफ ले जाता है और मंदिर में रखे सिंदूर को मेघना की मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने? विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। मेघना मोहित को चाटा लगा देती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आशा, कहीं न कहीं मोहित ने जो किया है वो ठीक ही तो है। मेघना से शादी करके मोहित ने मेघना की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी, हम भी तो ये सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाजों के पल्ले में बंधकर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। मेघना, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ राजीव की यादें तुम नहीं, पर तुम्हें इस हालत में देखकर राजीव की आत्मा भी दुखी होगी। सब लोग मिलकर मेघना को समझाते हैं और मोहित के फैसले की सराहना करते हैं। मेघना की जिंदगी में फिर से एक बार रंग भर जाते हैं। एक विधवा बहू की शादी करके खुशियाँ मेघना की जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं। शंभुनाथ जी के परिवार में इन दिनों कुछ ज्यादा ही हलचल थी। आज सुबह से भी उनके यहाँ मेहमानों के आने का सिलसिला जारी था। बलिया वाली गोमती मौसी और हरिचंद मौसा, लखनऊ वाली शिखा बुआ और फूफा जी, पटना से नरेंद्र चाचा और लक्ष्मी चाची कब की आ चुकी थी। बस इंतजार था तो केवल दिल्ली में रहने वाले गोवर्धन मामा का।
आखिर उनके सबसे लाडले भांजे अर्जुन की शादी जो तय हो गई थी। अर्जुन की माँ गोमती मौसी और शिखा बुआ के साथ बैठी है। अरे बेटा, तूने पता किया क्या? गोवर्धन मामा की ट्रेन कब तक आ रही है? ट्रेन 1 घंटे लेट है माँ। मुझे भी तो बेसब्री से उनका इंतजार है। गोवर्धन मामा की कोई औलाद नहीं थी। वो अर्जुन को अपने बेटे की तरह मानते थे। अर्जुन ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अपने मामा के पास रहकर ही की थी। आज अर्जुन बैंक में अफसर है और वो इसका सारा श्रेय अपने मामा को देता है। उसके मामा भी बैंक में अफसर थे। जब वो उनके पास रहता था तो उन दोनों ने अर्जुन का बहुत ध्यान रखा था। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया, या यूं कहें कि माँ पापा के बाद मामा मामी को ही वो सबसे ऊंचा दर्जा देता था। अर्जुन पुराने दिन याद कर रहा था कि कैसे मामा जी सुबह सुबह पढ़ने के लिए उसे जगाते, कभी कभी तो खुद चाय बना कर लाते, उसकी पढ़ाई में हर संभव मदद करते। कॉलेज जाने के लिए उनकी दी हुई लाल बाइक तो उसकी फेवरेट थी। गाड़ी के आगे उसके मामा जी ने स्टिकर से अर्जुन लिखवाया था। उनके उस उपहार को देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि दरवाजे पर अर्जुन अर्जुन पुकारते हुए मामा जी दाखिल हुए। अर्जुन, ओ बेटा अर्जुन, जल्दी से अपने मामा के सीने लग जा। कुछ ही महीनों में शर्मीली को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो बहुत खुश थी। अब वो गबरू को भी बहुत प्यार करती थी। अब वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। ललिता और उमेश मुजफ्फरपुर के पास बसे एक गांव में छोटा सा चाय का खोखा चलाते थे। रोजाना की जो भी कमाई होती थी उसी से ललिता और उमेश अपना और परिवार का गुजर बसर करते थे। परिवार में ललिता की ननद और 2 बच्चे थे। ये लो भैया जी आपकी चाय। उमेश भाई, जरा एक चाय और मठरी देना। ये लो भैया जी। अरे अरे, ये बारिश तो बहुत जोरों की शुरू हो गई। पिछले 3 दिन से नहीं रुक रही। हम तो सोच रहे हैं कि कल सुबह ही ये गांव छोड़कर शहर चले जाएं। अब भैया कोई भरोसा नहीं कि कब क्या मुसीबत आ जाए, समझ रहे? गांव में सब लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। ललिता का मन इन सब बातों को सुनकर घबरा रहा था। उसे बाढ़ में होने वाली समस्याओं की बहुत फिक्र हो रही थी। इसी कारण ललिता को रात में नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के वक्त अचानक गांव वालों ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर ललिता घबरा गई। तभी पड़ोसी श्याम और उसकी पत्नी सामान सिर पर लाद कर जा रहे थे। क्या हुआ श्याम भैया, आप सब ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सब गाँव वाले कहाँ जा रहे हैं? ललिता भाभी, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। चेतावनी मिली है कि हमें इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करना होगा। हाँ। ललिता जल्दी से उमेश को उठाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी का पानी गांव में फैल चुका था। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका था। लोगों के घर उस बाढ़ में डूब रहे थे। कुछ ही देर में सब तबाह हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? हम इस बाढ़ के पानी से कैसे बचेंगे? बंटी, पिंकी, जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया है। माला, ललिता, तुम दोनों जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। जिसके हाथ में जो सामान आया उसने उठा लिया। पानी का स्तर लोगों के सीने तक पहुंच गया। चलते चलते उमेश ललिता दोनों बहुत थक गए। उनकी जान पर बनी हुई थी। उमेश ने बेटे को कंधे पर बिठा रखा था। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन सबको कहीं कोई शौचालय नहीं मिल रहा था। माँ,